हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू किसके, तरंग के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है वो ध्रुवित की जा सकती है। तो कौन सी तरंग ध्रुवित की जा सकती है? प्रकाश तरंग। अब देखिए नेक्स्ट है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो जो लहरें होती हैं वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आर्द्र वायु में, अब देखिए ऑप्शन पूछा है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, या फिर शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो जो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग होता है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जो आर्द्र वायु का घनत्व होता है वो शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। मतलब आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है और शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, आर्द्र ध्वनि का जो वेग, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग ज्यादा। ध्वनि का वेग क्या होता है ना, जो घनत्व होता है, माध्यम का जो घनत्व होता है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग जो है माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा घनत्व होगा ध्वनि का वेग कम होगा, ध्वनि का वेग जितना ज्यादा होगा तो माध्यम का जो घनत्व होगा कम होगा। मतलब जितना कम घनत्व का माध्यम होगा उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु की अपेक्षा में कम होता है। यहाँ देखिए अतः माध्यम का जो घनत्व है कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। देखिए सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि कितनी होती है, 1 सेकेंड की होती है कि 4 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड। तो कितने की होती है, सेकेंडों का लोलक वह लोलक होता है जिसकी समय अवधि 2 सेकेंड की होती है। सेकेंड लोलक वह लोलक होता है जिसका जो आवर्त काल होता है 2 सेकेंड का होता है। एक तरह से लोलक मान लीजिए ऐसे ऐसे घूमता है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो सेकेंडों का लोलक कौन सा लोलक है, जिसकी जो समय अवधि होती है 2 सेकेंड की होती है। वही पूछा है कि सेकेंड के लोलक की काल अवधि क्या है, तो 2 सेकेंड होती है। अब देखिए सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि क्या है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। सेकंड के पेंडुलम, लोलक कुछ भी कह सकते हैं, तो 2 सेकेंड होती है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो उसे कौन सी पिंड की गति को क्या कहते हैं जो कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो आवधिक गति। आवधिक गति क्या होती है, देखिए किसी पिंड की ऐसी गति जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है उसे आवधिक गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे जो पेंडुलम होता है उसका भी पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आवधिक गति या फिर पीरियोडिक मोशन। अब देखिए पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो किसकी अपेक्षा अधिक होती है, अवरक्त किरणें की, कि गामा किरणों की अपेक्षा, एक्स किरणों की अपेक्षा, या फिर अंतरिक्षी किरणों की अपेक्षा। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा की जो होती है वो अवरक्त किरणों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। देखिए अवरक्त किरणों की तुलना में पराबैंगनी किरणों में क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है, जबकि एक्स एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, हमने कल पढ़ा था, गामा किरणों में, ठीक है। उसकी जो भेदन क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है, किसकी, गामा किरणों की। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होगी, ठीक है। क्या अधिक होने पर, उसकी आवृत्ति अधिक होने पर। किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैंड श्रेणी आती है, तो कौन से विद्युत क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, ठीक है। पराबैंगनी जो है पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैंड श्रेणी आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है किसको, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। देखिए ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र जो थे विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण किया था। क्या, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, किसको नापने के लिए, तो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। कौन कौन, तो विलियम हेनरी ब्रैग और उनके जो बेटे थे विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। नेक्स्ट है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का प्रयोग आप लोगों को पता है कि दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए हम रडार का यूज करते हैं, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए।
देखिए, रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे वायुयान, अंतरिक्षयान, मोटर वाहन, मौसम संरचनाएं, निर्देशित मिसाइल आदि। रडार रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान की जाती है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। क्यों? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है। लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है, या फिर लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो पीले प्रकाश से अधिक होता है। इस वजह से जो खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, जबकि आंख जो है वो पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होता है। लेकिन जो खतरे का मैंने आपको बताया था ना, वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल, जो रेलगाड़ी होता है उसकी पटरी पर आपने देखा होगा रेड सिग्नल लगा होता है और हमें बहुत दूर से वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा उसी का तरंग दैर्ध्य होता है, किसका, लाल प्रकाश का, जिस वजह से उनका प्रकीर्णन कम हो पाता है। मतलब वो लाइट जो वो कम फैल के दिख पाती है और हमें सीधा दिखती है। ठीक है। देखिए, दृश्य प्रकाश के विकिरण में नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका सबसे कम होता है, और जबकि जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। वायु कणों के द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तथा कोहरे, वर्षा आदि परिस्थितियों में भी लाल प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखती है। ठीक है। और आकाश नीला क्यों दिखता है, तो नीला रंग का जो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इस वजह से क्या होता है, उसका प्रकीर्णन आसानी से हो जाता है। इस वजह से हमें जो आकाश है वो नीला रंग का दिखाई देता है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है क्या, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, या फिर चित्र नलिका का आकार। तो दूरदर्शन चैनल की क्या विशिष्टता है कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दूरदर्शन चैनल की जो विशिष्टता होती है वो प्रेषित संकेत की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज आप लोगों को पता होगा कि तरंगों की आवृत्ति मापने की है। ठीक है, तरंगों की आवृत्ति, तो किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड वो कितने कंपन करती है, इसका मात्रक कंपन पर सेकंड होता है, जिसे हम हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, एच और जेड शॉर्ट में लिखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, सौर कोशिका के द्वारा, या फिर ग्रामोफोन के द्वारा। तो ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। देखिए, माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो तापमान को। देखिए, किसी भी आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा की माप करने हेतु बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा। विकिरण जो है विभिन्न प्रकार की हमारे पृथ्वी पर आती, किससे, सूर्य से। तो विकिरण के द्वारा क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। और कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ये हम सबको पता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रॉन्टसन ने की थी। ठीक है, एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोंटसन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक विलियम कॉनरेड रोंटसन के नाम पर आधारित है। तो एक्सरे की खोज किसने की है, तो रॉन्टसन ने की है। अब देखिए, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, न्यूनतम पारगम्य। ठीक है, तो कौन सी है, अल्फा किरण। ठीक है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति। देखिए, न्यूनतम पारगम्य पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसका होता है, हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की, फिर उसके बाद होती है बीटा किरणों की, फिर सबसे कम क्या होती है, अल्फा किरणों की। तो जो न्यूनतम पारगम्य शक्ति है, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम किसकी होती है, अल्फा किरणों की। ये किरणें अल्फा कणों की बनी होती हैं, जिन पर 2 धनात्मक आवेश होते हैं, 2 प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अल्फा किरणें एक पेपर की पतली शीट द्वारा भी रोकी जा सकती है। मतलब इसकी भेदन क्षमता इतनी कम है, वो पेपर को भी भेद नहीं पाएगी। अब देखिए, मानव शरीर में विकिरण, एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, रेम से मापा जाता है। ठीक है, एक्स किरण या फिर गामा किरणों से जो हमारी मानव शरीर में क्षति होती है उसको हम किससे नापते हैं, रेम से नापते हैं।
देखिए, मानव शरीर का एक्स और गामा किरणों का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनसे कोशिकाओं की जो संरचनात्मक होती है, वो क्षति हो जाती है। मतलब कोशिका की जो संरचनात्मक क्षति हो जाती है। हमारी जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को मापने के लिए रैम, मतलब रैम में मापा जाता है। एक तरह से इकाई है, ठीक है? किस में मापा जाता है? रैम में मापा जाता है। देखिए, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो ध्वनि तरंगें किस टाइप की तरंगी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ तरंगें होती है जिन्हें क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, अतिरिक्त कुछ तरंगें ऐसे भी हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें निर्वात में भी संचरित होती हैं। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है? और जो ध्वनि तरंगों के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगें हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है? मतलब जो एक्स किरणें होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। नेक्स्ट है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है वो बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, एक्स किरणों का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरो के खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्स किरण जो होते हैं विवर्तन पैटर्न के द्वारा हीरो और बहुमूल्य पत्थरों की क्रिस्टलीय शुद्धता और उनमें अन्य खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एक्स किरण के द्वारा। देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप सबको पता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। देखिए, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध किससे है? भूकंप से, चक्रवात से, ज्वालामुखी से या फिर भूस्खलन से? तो भूकंप से है। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर, अधिकेंद्र, देखिए जो भूकंप जहां से निकलता है उसका जो केंद्र होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। यहीं से कितने तरह की तरंगें निकलती है? पी वेव, एस वेव और एक एल वेव निकलती है। ठीक है? इसे हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। आप पहले क्या करिए कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ा एनसीईआरटी से आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है? जिससे क्या होगा, आपको टॉपिक क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर जब हम उसका एमसीक्यू लगाते हैं तो हमें चीज़ें क्या होती हैं? अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले जाइए और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। देखिए, पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूकंप आता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, मतलब एपिसेंटर कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है? तो डेसिबल होती है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल, संक्षेप में हम इसे डीबी लिखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से लेकर 55 डेसिबल तक का शोर जो है वो स्वीकार्य होता है। और सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि होती है 180 से लेकर 200 डेसिबल। और लिखा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, देखिए एग्जाम का लिखा हुआ है, ठीक है, कि डेसिबल होता है। उसमें लिखा है कि आंसर को डेसिमल कर देता, डेसिमल नहीं होता, क्या होता है? डेसिबल होता है। अब देखिए, फिर से पूछा है कि डेसिबल क्या है? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप है। देखिए, लिखा है शोर को किससे मापा जाता है? तो शोर को हम डेसिबल से मापते हैं, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? डीबी, क्या स्मॉल डी एंड बी लिखते हैं। ठीक है? अब देखिए, लिखा है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर, मतलब स्वीकार्य स्तर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 से लेकर 55 डीबी। ठीक है? लेकिन आप न्यूनतम लिख सकते हैं 45 डीबी पर। अगर ऐसे लिखा हो कि 45 से लेकर 55 डीबी तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा क्या है? 55 डेसिबल है। जबकि रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक शोर डेसिबल कितना है? 45 डेसिबल है। ठीक है? मतलब रात के समय पूछा है ना, इस वजह से 45 लिखा है। दिन के समय क्या है? 55 डेसिबल तक स्वीकार्य है। लेकिन रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल है। क्यों सरकार ऐसा करती है? ताकि हम अच्छी नींद ले सकें। अब देखिए, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितना होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति? तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 के हर्ट्ज के ऊपर होती है। ठीक है? 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है क्या? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। देखिए,
पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं। प्रायः क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की तरंगों को वो नहीं सुन सकते, जिसे हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे, जिसे हम जो मनुष्य की जो कानें हैं वो नहीं सुन सकती। देखिए, मनुष्य की जो ध्वनि है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, मनुष्य की जो कान है उसको सुन सकती है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकती। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? 5:3। मतलब जो तीव्रता का अनुपात होता है वो क्या होता है, उनके स्क्वायर के फॉर्म में होता है। मतलब 5 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और 9। तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होता है? 5:3। मतलब जो तीव्रता का अनुपात होता है वो विस्तार के अनुपात का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य की जो है तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे किस प्रकार की ये तरंग है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो 0.3 मीटर की है। ठीक है, 0.3 मीटर, और तरंग की गति कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का F इज इक्वल टू क्या होता है, तरंग की गति बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 300 बटे 0.3 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। तो देखिए, हम मनुष्य का जो कान है कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो 1000 उसके अंडर आ रहा है, तो ये कौन सी तरंग हो जाएगी बताइए? ये एक प्रकार की श्रव्य तरंगे हैं। ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं। तो कौन सी तरंगे होंगी? ये श्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर ध्वनि बूम। तो क्या होता है, ध्वनि बूम जो होती है वो पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग को पैदा करते हैं। कौन? ध्वनि बूम। ठीक है, देखिए पराध्वनिक विमान जो है ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग, मतलब जो घात करे, ठीक है, वैसे तरंग को पैदा करते हैं। कौन? ध्वनि बूम। अब देखिए, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की। मतलब ध्वनि तरंगों में जो है वो ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि ध्रुवण केवल जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। अतः जो ध्वनि तरंगे हैं उनमें ध्रुवण नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक, और विद्युत चुंबकीय कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो किसके द्वारा? दृश्य प्रकाश के रूप में। जो तंतु प्रकार का जो बल्ब होता है उसमें प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किसमें प्रकट होती है? विद्युत दृश्य प्रकाश की। जैसे हम बल्ब जलाते हैं ना, मान लीजिए बल्ब है तो इसमें तंतु होती है ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें जो हम ऊर्जा लगाते हैं, विद्युत ऊर्जा, उससे क्या होता है, फिर ये प्रकाशमान होता है। मतलब दृश्य प्रकाश के रूप में उसकी ऊर्जा कन्वर्ट होती है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का जो है ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचारित हो सकती हैं तथा किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल जो है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, खुले पाइप से वायु धूमन किसका उदाहरण है? तो खुले पाइप से जो वायु धूमन है वो समदाबी प्रक्रिया। ठीक है, खुले पाइप से वायु धमन समदाबी प्रक्रिया का पालन होता है, क्योंकि पाइप के सिरे खुले होने के कारण पाइप की जो वायु है सीधे वायुमंडल के संपर्क में होती है तथा पाइप के दोनों ओर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकती। ध्वनि जो है, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात से क्या होती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति कंपयामान वस्तु में होती है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, निम्न द्रव्यों में से सबसे अधिक निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे अधिक तेज यात्रा करती किसमें? तो स्टील में। ठीक है, मतलब जो माध्यम का घनत्व जितना ज़्यादा होता है तो ध्वनि उसमें क्या करती है,
वेग ज़्यादा वेग से गति करती है। देखिए ध्वनि की गति द्रव और गैस माध्यम की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक होती है। क्यों? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, अतः इसके संचरण के लिए क्या है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। स्टील ठोस पदार्थ है, अतः इसमें ध्वनि की चाल तेज होती है। इतना ध्यान रखिए कि जो ध्वनि है वो सघन माध्यम में ज़्यादा तेजी से यात्रा करती है। तो स्टील में वायु और जल की अपेक्षा क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। इस वजह से क्या करती है ध्वनि स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। अब देखिए निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। तो किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक चलती है, लोहे की छड़ में। वही स्टील वाला एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है 267 मीटर पर सेकेंड, लोहे की छड़ में हो जाती है 5130 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो लोहे की छड़ का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली करते हैं उसे हम तारत्व कहते हैं। ध्वनि का जो तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ाने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है और मोटी ध्वनियां नीचे या कम तारत्व की होती है। मतलब जितना ज़्यादा तारत्व होगा उसका ध्वनि उतनी पतली होगी। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर, ठीक है। अब देखिए वायु में तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्या होता है, प्रभावित होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन करने से ध्वनि का जो है कौन सा गुण क्या है, प्रभावित होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही नहीं दिया, ठीक है। तो वायु के तापमान में परिवर्तन करने से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है। क्या करने से, वायु के तापमान में परिवर्तन करने से। अब देखिए यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी, n होगी, ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि का परावर्तन पर कार्य करता है। देखिए स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ध्वनि पहले सुनेगा फिर उसी वायर से, जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा वो हमारे दिल के पास लगाकर सुनता है धड़कन, तो वो धड़कन क्या है, आवाज़ सुनाई देती है, फिर दोबारा वो क्या है डॉक्टर के कान में सुनाई देती है। तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन करने के लिए अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो किसी सिग्नल के तरंग का रूप का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैथोड किरण दोलनादर्शी के, ठीक है, जिसे हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं। देखिए कैथोड किरण दोलनदर्शी का द्वारा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आने वाले सिग्नल दोलनदर्शी के एम्पली कॉपर पर प्रत्यारोपित करके तरंग के रूप में स्क्रीन पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण में अंधेरे में उड़ सकते हैं, तो क्यों उड़ सकते हैं, ये वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन, चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, रात के अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। देखिए वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 16.6 मीटर से लेकर 1.66 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे कान इन्हीं तरंगों के लिए सुग्राही होते हैं, मतलब हमारे कान इनको सुन सकते हैं। और वे यांत्रिक तरंगे जिनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम अथवा तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से अधिक होती अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे बहुत भारी वस्तु के कंपन करने पर उत्पन्न होती है। कुत्ते तथा चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होती है, श्रवण सीमा के ऊपर होती है, अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक और 500 मेगा हर्ट्ज से कम पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। देखिए श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य और अश्रव्य तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है श्रवण सीमा से अधिक होने के कारण हम इनको नहीं सुन पाते। किंतु जो कुत्ते हैं वो 50 किलो हर्ट्ज तथा चमगादड़ जो है वो 100 किलो हर्ट्ज तक की यांत्रिक तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है, इस वजह से वो क्या है, रात में उड़ सकता है। देखिए पूछा है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी से कह सकते हैं। अब देखिए शिकार पर भक्ष्यों बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ तथा डॉल्फिन जो है प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण के विधि द्वारा अपना शिकार एवं भोजन करते हैं, प्रतिध्वनि निर्धारण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पूछा है कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, उसका वेग क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर कोई कण है वो एक समान गति पर, उसका जो वेग होगा वो भी एक समान होगा। यदि किसी कण की गति एक समान है तो उसका वेग भी एक समान हो सकता है या उसके वेग भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है जबकि जो वेग होता है वो सदिश होता है। चाल और वेग में क्या अंतर हमने पढ़ा था
कि जो चाल होता है वो अदिश राशि है, मतलब किसी भी तरह हम जा सकते हैं, लेकिन जो वेग है वो एक निश्चित दिशा में जाता है। सदिश सदिश में क्या अंतर है? सदिश का दिशा वो ज्ञात रहता है और अदिश में क्या होता है? दिशाहीन होते हैं वो। अब देखिए, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। रेडियो तरंग के संचरण कहाँ होता है? आयन मंडल में। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। यह मुख्यतः जो होता है 100 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल क्या होता है? आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर या फिर क्षोभ मंडल पर। तो कहाँ होते हैं? आयन मंडल पर, क्योंकि जो रेडियो तरंग की होती है कहाँ उनका प्रेषण होता है? आयन मंडल पर। अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो भी हमने पढ़ा था आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और मतलब ऋण आवेशित कण और प्रोटॉन मतलब धन आवेशित कण दोनों होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वहां पर जो रेडियो तरंग है उनका संचरण हो सकता है और वो क्या होती है? पृथ्वी में दोबारा परावर्तित भी हो जाती है। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है? अवमंदित कंपन के द्वारा। जब एक कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए, पूछा है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंगों का। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो किसका किया जाता है? एक्स किरणों का। अब देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? जो ब्लैक बॉडी होती है वो कौन से विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो सभी तरंग दैर्ध्य को, मतलब निम्न तरंग दैर्ध्य वाले को भी, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य वाले को भी और उच्च तरंग दैर्ध्य वाले को भी। मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है वो सभी तरह के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक बॉडी सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण अवशोषित करती है और सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित भी करती है। मतलब ब्लैक बॉडी अवशोषित भी करती है और उत्सर्जित भी करती है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को भी और मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को भी और उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को भी। देखिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जाइए और अच्छे से पहले जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। किसी भी बुक से आप एनसीईआरटी प्रेफर करते हो एनसीईआरटी से पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए, उसके बाद आकर एमसीक्यू लगाइए। आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।